जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोग बात करने वाले हैं विष योग के संबंध में। हमारी कुंडली के अंदर अनेक प्रकार के योग बनते हैं, उनमें विष योग का एक प्रमुख स्थान है और कुंडली के भीतर में विष योग को देखने के दो तरीके हैं, अथवा यूं कहें कि हमारी कुंडली के अंदर विष योग का निर्माण दो प्रकार से होता है। सामान्य तौर पर तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि विष योग अच्छा योग नहीं है। विष का अर्थ जहर है और जहां पर भी ये योग बनेगा उस भाव को ये जहरीला करेगा, खराब करेगा। हमारे उस भाव से संबंधित शरीर के अंगों में और उस भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं उनके प्रति जो हमारे संबंध हैं, उन संबंधों में एक प्रकार से जहर घोलने का काम विष योग करता है। आइए समझते हैं कि विष योग का निर्माण कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव जातक अथवा जातिका के ऊपर पड़ता है। तो ये हमारी कुंडली का नक्शा हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि विष योग को देखने के दो तरीके हैं या दो प्रकार से विष योग का निर्माण हमारी कुंडली के अंदर माना गया है। एक विष योग ऐसा है जो जातक के शरीर के साथ संबंधित है और दूसरा विष योग ऐसा है जो जातक के मन के साथ संबंधित है। तो शरीर के साथ जब विष योग का संबंध होता है तब जातक को धोखे से विष दिया जाता है, अथवा उसके साथ विश्वासघात होता है, अथवा विश्वासघात के द्वारा उसको मृत्यु दी जाती है। किसी भी रूप में उसके जीवन की हानि धोखे के साथ हो जाती है और ऐसा योग तब बनता है जब जातक का ये जो तीसरा भाव है, तीसरे भाव में कोई नीच ग्रह बैठा हुआ हो। सामान्य रूप से हमारी कुंडली का जो तीसरा भाव है, तीसरा भाव एक प्रकार से मृत्यु को बढ़ाने वाला भाव माना जाता है, क्योंकि ये आठवें का आठवां भाव है। भावत भावम के अनुसार आठवां घर मृत्यु का है और आठवें से आठवां मृत्यु को डबल करने वाला अथवा मृत्यु को और ज्यादा प्रगाढ़ करने वाला वो घर माना जाएगा। तो जातक के इस तीसरे भाव में कोई ग्रह नीच राशि का होकर के पड़ा हुआ हो अथवा शत्रु राशि में पड़ा हुआ हो, नीचस्थ ग्रह अथवा शत्रु राशिस्थ ग्रह को कोई पाप ग्रह अपनी संपूर्ण दृष्टि से देख ले। मुख्य रूप से राहु, केतु और शनि की दृष्टि पूर्ण रूप से इस नीचस्थ ग्रह के ऊपर पड़ जाए तो इस कंडीशन के ऊपर उस जातक के साथ विश्वासघात होने की संभावना प्रबल हो जाती है। हो सकता है उसको किसी विश्वासघाती के द्वारा जहर देकर के मृत्यु दिया जाए, किसी विश्वासघाती के द्वारा जबरदस्त रूप से उसके साथ विश्वासघात किया जाए। ऐसे किसी भी रूप में उसके साथ जीवन की हानि अथवा विश्वासघात प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो विष योग का पहला रूप ये हुआ। प्रश्न होता है कि ऐसा कब हो सकता है, तो उसका उत्तर है कि जब यहाँ पर जो नीचस्थ ग्रह है अथवा शत्रु राशिस्थ ग्रह है उस ग्रह के साथ और जिस पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ी हुई है उस पाप ग्रह का इन दोनों के दशा काल में, अर्थात जो नीचस्थ ग्रह है उसकी महादशा हो और पाप ग्रह जिसकी दृष्टि यहाँ पर है उसकी अंतरदशा हो, अथवा पाप ग्रह की महादशा हो और नीचस्थ ग्रह की अंतरदशा हो, ऐसे समय में उस जातक के साथ किसी न किसी रूप में विश्वासघात हो सकता है, किसी न किसी रूप में विष का प्रयोग धोखे से उसके साथ किया जा सकता है। अतः अगर इस प्रकार की कंडीशन आपकी कुंडली के अंदर बनती हो तो थोड़ा सावधानी बरतें,
विशेष रूप से उन लोगों के साथ सावधानी बरतें जिनका संबंध यहाँ पर जो नीचस्थ ग्रह है उसके साथ हो, और पाप ग्रह जिसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है उसके साथ जिन लोगों का संबंध होता है उनके प्रति थोड़ी सावधानी अपने जीवन में बनाए रखें। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो विषय योग होता है, जो डायरेक्ट हमारे मन के साथ संबंधित है, उसके बारे में। ये वाला विषय योग सर्व प्रचलित है और अक्सर ज्योतिषी लोग इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। तो विषय योग का सीधा सीधा अर्थ है कि हमारी इस कुंडली के अंदर जब भी कहीं शनि और चंद्रमा की युति हो जाए, शनि और चंद्रमा का आपस में संबंध हो जाए, उसको विषय योग कह करके पुकारा गया है। हालांकि कुछ लोगों ने चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि पड़ना भी विषय योग माना है। वस्तुतः उसको विषय योग नहीं माना जाता, उसको पुनर्फु योग कह करके पुकारा जाता है। जब चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़े तो उसको कहते हैं पुनर्फु योग। और पुनर्फु योग जो होता है, इसका परिणाम ये होता है कि जातक के जीवन में प्रत्येक कार्य बहुत विलंब से होता है और बहुत परेशानी से होता है। पुनर्फु योग के अंदर विषय योग का प्रभाव नहीं माना गया है। विषय योग तब होता है जब कुंडली के किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो जाए। चंद्रमा हमारा मन है तो शनि पत्थर है। ऐसा समझे जैसे हमारे मन के ऊपर पत्थर पड़ जाए, हमारे मन की भावनाओं के ऊपर पत्थर पड़ जाए। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर विषय योग बन जाता है, उस व्यक्ति का मन निराशा से भरा हुआ, हताशा से भरा हुआ, नकारात्मकता से भरा हुआ संभव है। विशेष रूप से उसके मन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है। ऐसा जो प्रभाव है, अगर शनि और चंद्रमा दोनों के बीच में 1 से लेकर के 6 डिग्री तक का अंतर हो तो यह प्रभाव ज्यादा असर डालने वाला होगा। 6 से लेकर के 12 डिग्री तक का अंतर हो तो यह प्रभाव मध्यम प्रकार का होगा। 12 डिग्री से ज्यादा डिग्री का अंतर दोनों के मध्य में हो तो यह प्रभाव बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला नहीं होता है। अर्थ यह हुआ कि एक ही भाव के ऊपर, एक ही राशि के ऊपर चंद्रमा और शनि विराजमान हो, उनकी युति हो, तो समीपस्थ युति के अंदर अगर ये दोनों ग्रह हैं तो इनका अर्थात शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। मध्यस्थ युति के अंदर हो तो कम मात्रा में पड़ेगा, मध्यम मात्रा में पड़ेगा। दूरस्थ युति के अंदर ये दोनों हो तो इसका प्रभाव कम मात्रा में पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो इसी अनुसार इस योग के प्रभाव को हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि शनि और चंद्रमा की युति के कारण ये योग बनता है और शनि और चंद्रमा की युति को हम लोग 7.5 कह करके पुकारते हैं। अक्सर आपने देखा है 7.5 के समय में प्रत्येक जातक के जीवन में उथल पुथल हो जाती है, उसके सामने समस्याएं बढ़ जाती हैं। और 7.5 को देखने का एक ही तरीका है कि हमारी कुंडली के अंदर, चंद्र कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है, चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद तक शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर माना जाता है। और वही 45 डिग्री पहले से लेकर के 45 डिग्री दूर तक अर्थात 90 डिग्री तक का जो शनि का सफर चंद्रमा के करीब आकर के हो जाता है, वो सफर 7.5 का सफर कहलाता है। वो काल 7.5 का काल कहलाता है। इसलिए चंद्रमा से पहले वाले घर में जब शनि आ जाए, वहां से हम लोग 7.5 काउंट करना शुरू करते हैं। तो 2.5 साल यहाँ पे, 2.5 साल यहाँ पे, और चंद्रमा से अगले घर में 2.5 साल। इस प्रकार से हम लोग शनि और चंद्रमा के संबंध को देखा करते हैं। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, तो 2.5 वर्ष तक रहने के कारण 2.5 तो 3 भाव में उसकी यात्रा 7.5 वर्ष में संपन्न होती है। इसलिए शनि की 7.5 वर्ष की मानी जाती है।
तो जहां चंद्रमा के करीब शनि का आगमन हो जाता है वहां चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। अब ये जो विष योग है, हम इस बारे में मंथन करें कि ये जो विष योग किसके लिए कितना प्रभाव डालने वाला होगा। जैसे कि मैंने युति की बात करी कि समीपस्थ युति हो तो ज्यादा प्रभाव होगा, मध्यस्थ युति हो तो मध्यम प्रकार का प्रभाव होगा, दूरस्थ युति हो तो कम मात्रा में उनका प्रभाव माना जाएगा। इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि योग कारक ग्रह है, आपकी कुंडली के अंदर शनि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, वो आपके लिए अच्छा करने की स्थिति के अंदर है। अगर शनि इस अवस्था में है तो विष योग का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में उतना नुकसान करने वाला नहीं होगा। और वहीं पर अगर शनि आपके कुंडली के अंदर मारक अवस्था में हो, बाधक अवस्था में हो, इस अवस्था में होकर के शनि का अगर चंद्रमा के साथ विष योग बनता हो, तब उस स्थिति के अंदर शनि का विष योग ज्यादा मारक होगा, ज्यादा प्रभाव डालने वाला होगा, ज्यादा तकलीफ देने वाला होगा। तो इस ढंग से हमारे को शनि की स्थिति देख करके और चंद्रमा की स्थिति देख करके इसका अनुमान करना चाहिए। इसी प्रकार हम चंद्रमा को देखें, मान लीजिए विष योग में चंद्रमा है और इसके साथ साथ अगर चंद्रमा संधि राशि में हो, अगर चंद्रमा और भी तरीकों से पीड़ित हो रहा हो, अगर चंद्रमा आपके कुंडली के अंदर अन्य नकारात्मक स्थितियों से घिरा हुआ हो, तब ऐसी अवस्था में जो चंद्रमा का विष योग है वो ज्यादा तकलीफ देने वाला होगा, ज्यादा नुकसान करने वाला होगा। मुख्य रूप से चंद्रमा विष योग में पड़ जाने के बाद जातक के मन में नकारात्मकता ज्यादा घर कर जाती है, उसके भीतर में निराशा और हताशा भर जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के एफर्ट्स को करने से पहले निराश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले उसके नकारात्मक पक्ष को ज्यादा महत्व देता है। और अक्सर ऐसा होता भी है जीवन में, किसी भी कार्य को करने से पहले अगर मेरा मन नकारात्मक हो जाता है तो उस कार्य का रिजल्ट मेरे लिए नेगेटिव ही होने वाला है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ने की कोशिश प्रत्येक आदमी को करनी चाहिए। अब बात करते हैं 12 भावों में से कौन से भाव में विष योग बनने पर कैसा परिणाम होता है। मान लीजिए इस लग्न भाव में अगर विष योग बन रहा है तो लग्न भाव का संबंध जातक के नेचर के साथ है, उसके स्वभाव के साथ है, उसके शरीर के साथ है। ऐसी स्थिति के अंदर उसका नेचर बड़ा ही तकलीफ देने वाला, उसका स्वभाव बड़ा रूखा सूखा ऐसा होगा और स्वभाव से वो जातक बहुत निराशा से भरे हुए स्वभाव वाला, जिसके स्वभाव में किसी प्रकार की प्रसन्नता न हो, जिसके स्वभाव में किसी प्रकार की क्रिएटिविटी न हो, इस प्रकार की स्थिति उसके साथ में हो जाएगी। अगर यहाँ पर दूसरे भाव में विष योग बनता है तो आपको अपने परिवार को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी वाणी को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी सेविंग्स को लेकर के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अर्थात आपके पास धन रुकने की स्थिति कमजोर हो जाएगी। वहीं पर तीसरे भाव में अगर यह विष योग बन रहा हो तो तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित है। आपका मन आपके छोटे भाई बहनों के व्यवहार से या उनके प्रति बहुत अच्छा नहीं होगा। छोटे भाई बहनों से आपको मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे या आपके मन में अपने छोटे भाई बहनों को लेकर के बहुत अच्छे भाव नहीं रहेंगे। वहीं पर ये वाला भाव आपके साहस का, आपके एफर्ट्स का भी है, तो आपका साहस कमजोर होगा, आपके एफर्ट्स कमजोर होंगे। किसी भी कार्य में सफलता के लिए परिपूर्ण साहस की आवश्यकता है, परिपूर्ण एफर्ट्स की जरूरत होती है। आपके एफर्ट्स कमजोर होंगे तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलने वाला है। चौथे भाव में अगर यह विष योग बन रहा है, चौथा भाव आपके सुख का भाव है, आपके घर का भाव, आपके भूमि वाहन का भाव है। चौथे भाव में विष योग बनने का अर्थ है आपका अपनी माता के साथ में संबंध खराब हो जाना, आपको घर वाहन का सुख उस ढंग से न प्राप्त होना। तो चतुर्थ भाव के ऊपर अगर विष योग बनता है तो आपके जीवन में सुख
बहुत कमजोर हो सकता है। पांचवा भाव आपके निर्णय का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है, आपके संतान का भाव है, आपके पेट का भाव है। तो पांचवें भाव के ऊपर अगर विषयोग बन रहा है तो आपकी जो निर्णायक क्षमता है वो कमजोर होगी। संतान से आपको लाभ कम मात्रा में प्राप्त होगा और आपकी बुद्धि अक्सर भ्रमित रहेगी और आपकी बुद्धि अक्सर नकारात्मकता की ओर जाने वाली ज्यादा होगी। उसी प्रकार छठे भाव की बात करें, छठा भाव हमारे जीवन में चैलेंज का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। इस भाव के ऊपर विषयोग बनने का अर्थ हुआ आपके जीवन में छोटा सा रोग भी ज्यादा दुख दे सकता है, ज्यादा तकलीफ दे सकता है। छोटा सा शत्रु भी आपके लिए ज्यादा नुकसान करने वाला हो सकता है और आपको अपने जीवन में किसी परीक्षा के अंदर मनमाफिक रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पाएगा। आप किसी भी प्रकार के चैलेंज को फेस करने में कमजोर साबित हो जाएंगे। सातवें भाव के ऊपर अगर यह विषयोग बन रहा है तो सातवां भाव आपके प्रतिपक्ष का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है, आपके दैनिक रोजगार का भाव है। इस भाव के ऊपर विषयोग बनने का अर्थ हुआ कि आपका तालमेल अपने जीवन साथी के साथ नहीं बन पाएगा। आपका तालमेल, अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको लाभ नहीं होगा। आपको रोजगार के क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ेगा। आठवें भाव में अगर ये विषयोग बन रहा हो तो आठवां भाव आपके मृत्यु का भाव है, आठवां भाव आपके हाई प्रॉफिट का भाव है और आठवां भाव आपके भीतरी संतुष्टि का भाव है। यहां पर विषयोग बनने का अर्थ है कि आपकी मृत्यु अच्छी नहीं होगी। यहां पर विषयोग बनने का अर्थ है कि आपको हाई प्रॉफिट का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा और यह विषयोग बनने का अर्थ है कि आपके भीतर में हमेशा एक प्रकार का असंतोष बना रहेगा। भीतर से जो संतोष का भाव प्रकट होना चाहिए वो आपके साथ नहीं हो पाएगा। नौवें भाव की बात करें कि अगर नौवें भाव में यह विषयोग बन रहा हो तो आप धर्म से दूर हो सकते हैं, आपकी किस्मत आपको धोखा दे सकती है, अर्थात आपका भाग्य ही आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और साथ में आपको पिताजी की तरफ से भी समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। वहीं पर अगर 10वें भाव में यह विषयोग बन रहा हो तो 10वां भाव आपके कारोबार का भाव है। आपको कारोबार के क्षेत्र के अंदर अक्सर परेशानियों को झेलना पड़ेगा, आपका कारोबार सेट नहीं हो पाएगा। जो भी काम आप करेंगे वहां पर शुरुआत से लेकर के परेशानियां इतनी आएंगी कि आपको सफलता के लिए बहुत ज्यादा खपना पड़ेगा। 11वें भाव के बारे में बात करें, ये लाभ का भाव है। अगर यहां पर विषयोग बनता है तो आपका लाभ प्रभावित होगा, आपको मनमाफिक आमदनी नहीं हो पाएगी और ये आपके बड़े भाई बहनों का भाव है। आपको अपने बड़े भाई बहनों से मनमाफिक रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पाएंगे। बड़े भाई बहनों से मिलकर के कोई काम आप करते हैं तो वहां पर भी आपको निराश होना पड़ेगा। 12वें भाव के बारे में बात करें, अगर यहां पर विषयोग बन रहा है तो अगर आप विदेश में कारोबार करने की सोचें तो आपका विदेश में कारोबार सेट नहीं हो पाएगा या उसके लिए बहुत सारी परेशानी होंगी। वहीं पर आपके खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अस्पताल से संबंधित, जेल से संबंधित, विदेश से संबंधित या किसी भी प्रकार के खर्चे आपके जीवन में इतने ज्यादा होंगे कि आप खर्चों से जूझ करके परेशानी को झेलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और वहीं पर यह आपके संतुष्टि का भाव है, शैया सुख का भाव है। आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। आपके जीवन में संतोष का जो सानिध्य है वो आपको बहुत कठिनाई से मिल सकेगा और कम मात्रा में मिल सकेगा। तो हमारे 12 भावों में विषयोग बनने पर इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। विषयोग के साथ में हम समझें कि चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारे जीवन का लिक्विड कैश है और चंद्रमा से आपको मन की शांति प्राप्त होती है। तो
चंद्रमा के ऊपर शनि का जितना अधिक प्रभाव पड़ेगा, आपके मन की शांति प्रभावित होगी, आपके मन में उथल पुथल होगी। तो विष योग का सीधा सीधा प्रभाव आपके मन के ऊपर नकारात्मकता बढ़ाने वाला, निराशा और हताशा को बढ़ाने वाला होता है। अब इससे बचने का क्या उपाय है? विष योग अगर हमारी कुंडली के अंदर बन रहा है तो हमारे को क्या उपाय करना चाहिए? तो अगर आपकी कुंडली के अंदर विष योग बन रहा है तो आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। वो हलाहल विष को पी जाने वाले विषपाई महापुरुष हैं। भगवान शिव का नाम स्मरण करना, भगवान शिव की भक्ति करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। वहीं पर रुद्राक्ष की माला आप धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक होगा। और अपने जीवन में मैक्सिमम गंगा जल का प्रयोग करें, अर्थात रूटीन से गंगा जल का सेवन करें। अपने घर में मैक्सिमम गंगा जल पर्याप्त मात्रा में भर करके रखें। जितना गंगा जल का सानिध्य आप प्राप्त करेंगे, जितना गंगा जल आपके करीब होगा, उतना ही विष योग का प्रभाव आपके लिए कमजोर होता चला जाएगा। इसके साथ ही जब जब अवसर मिले तब तब गंगा स्नान कर लेना चाहिए। और उसके साथ अपने जीवन में चंद्रमा को जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने का प्रयास करें। चंद्रमा को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? आपकी माँ है, सासू माँ है, दादी है, जो भी माता के भूमिका निभाने वाली महिला है वो आपके लिए चंद्रमा है। तो उनका आशीर्वाद भरपूर प्राप्त करते रहें। गौ माता की सेवा करें, गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा करते रहें। अपने गले में एक चौकोर चांदी का लॉकेट आप बना करके पहन लें और भगवान शिव की आराधना करें। और पूर्णमासी की जो रात्रि होती है, शुक्ल पक्ष की जो रात्रियां होती हैं, उनमें मैक्सिमम चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर स्नान करने का प्रयास करें, अर्थात चांदनी को अपने शरीर के ऊपर पड़ जाने दें। चंद्रमा की किरणें आपके शरीर पर जितनी ज्यादा पड़ेंगे उतना ही विष योग का प्रभाव आपके लिए कमजोर हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करना और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में चंद्रमा को बढ़ाना, ये विष योग को कमजोर करने के उपाय हैं। जितना आप अपने चंद्रमा को मजबूत करेंगे उतना आपके लिए विष योग कम नुकसान देने वाला होगा। तो ये था आज का हमारा विषय विष योग के संबंध में। उम्मीद करता हूं कि ये बातें भली भांति आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक अपना अध्ययन बढ़ाते रहें और अपने जीवन को धर्म के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ाते रहें। धर्म के रास्ते पर बढ़ते हुए आप अपने जीवन में हर प्रकार के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में इस प्रकार की सफलता के अवसर बार बार आते रहें, ऐसी मंगल कामना और सद्भावना करता हूं। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है। गुरुवर के हर वचन पर